अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जरदारी साहब ने बयान दिया है कि उनको इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है और नई मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियाँ करना आईनी ज़रूरत है और इलेक्शन कमीशन वो काम करे। इस बयान से क्या मुराद ली जाए कि बिलावल साहब ने कल जो ऐलान जंग किया था और 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने की बात की थी, आज जरदारी साहब ने उससे यू टर्न ले लिया है या नहीं? इन दोनों मौक़िफ़ का आज के प्रोग्राम में हम तज्जिया पेश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और उन्होंने मुद्दा ये लिया है जनाब के सदर साहब ने क्योंकि दस्तखत नहीं किए, लिहाजा इन दोनों को कलअदम करार दिया जाए। ये दोनों अभी तक कानून नहीं बने हैं क्योंकि सदर साहब के दस्तखत ही नहीं हुए थे। ये मामला किस तरफ जाएगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर लड़ाई के दावे पहले भी जमातें करती रही हैं, अब भी कर रही हैं, लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जैसे ही निगरान सेटअप आया और पीडीएम का इत्तेहाद हुकूमत से बाहर निकला, वो एक दूसरे पर उंगलियां उठाना शुरू हो गया। आखिर इसकी क्या वजह है? ये बाय डिज़ाइन है क्योंकि अब इन्होंने इलेक्शंस में जाना है, या वाकई पीडीएम के इत्तेहाद के अंदर इतनी तलखी थी कि अब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाली जा रही है? उसूली तौर पर तो यही होना चाहिए कि इत्तेहादी हुकूमत थी, उस हुकूमत पर जो भी फैसले हुए हैं उनकी जिम्मेदारी सारी जमातों को लेनी चाहिए। लेकिन अब ये जो ब्लेम शिफ्टिंग है ये अवाम को कंफ्यूज करेगी या अवाम जो हैं वो इस सारे खेल को समझते हैं? बड़ा सवाल यही है कि इंतखाबात कब होंगे। इलेक्शन कमीशन पर एक तरफ एतमाद का इजहार है, दूसरी जानिब उनसे बार बार मुतालबा किया जाता है कि 90 रोज़ में इंतखाबात कराएं, और निगरान हुकूमत कल बहुत ही अहम इजलास में बहुत अहम फैसले कर चुकी है और वो फैसले सिर्फ पाकिस्तान की मईशत के हवाले से नहीं हैं बल्कि हमें सियासी माहौल में भी काफ़ी चीज़ें तब्दील होती हुई दिखाई देंगी। एक तो ये फैसला किया गया है कि 1000 से ज़ायद ऐसे अफराद हैं जिनको नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किया जाएगा। खबरें आ रही हैं कि नैब को मुतहरक किया जाएगा और बहुत सारी जो सियासी शख्सियात हैं उनके गिर्द हमें कानून का घेरा तंग होता हुआ दिखाई देगा। माजी में बहुत सारी ऐसी इंक्वायरीज थीं जो खुली थीं और किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची। निगरान हुकूमत शायद उन इंक्वायरीज को भी रीओपन करेगी या रिज्यूम करने की पॉलिसी अपनाएगी। और जो मईशत पर फैसले हुए हैं, निजकारी फॉर एग्जाम्पल, निजकारी भी हम जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा निजकारी से भागती रही है और निजकारी की पॉलिसी से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं करती। अगर निगरान हुकूमत निजकारी का फैसला करती है तो उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या रद्द अमल होगा? निगरान हुकूमत के पास जो मैंडेट है उसको सामने रखते हुए ये जो अहम तरीन मामलात मईशत के हैं, इस पे क्या आउटकम आएगा और सियासी जमातें निगरान हुकूमत के इन फैसलों को कैसे देखती है? आज हमने जरदारी साहब का बयान तो देख लिया। जरदारी साहब तो निगरान हुकूमत को शाबाश दे रहे हैं और उनको बकअप भी कर रहे हैं कि वो फैसिलिटेशन काउंसिल के जो फैसले हैं उन पर अमल दरामद को तेज़ करें। बाकी जमातों का क्या मौक़िफ़ होगा, कुछ उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे और प्रोग्राम में हम वकला तहरीक और ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन के आलामिया का भी कुछ जायज़ा पेश करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में फैसल करीम कुंडी साहब होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं। हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नुमाइंदगी करेंगे। हसन रजा पाशा साहब पाकिस्तान बार काउंसिल से, और आखिर में खाकान नजीब साहब जो माहिर हैं मईशत के, उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। फैसल साहब, आज जरदारी साहब का बयान सामने आया है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर पूरे एतमाद का इजहार किया है और साथ ही साथ उन्होंने निगरान हुकूमत को कहा है कि वो फैसिलिटेशन काउंसिल का जो एजेंडा है और प्रोग्राम्स हैं उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। इससे तासुर ये मिल रहा है कि जो कल बिलावल साहब ने 90 रोज़ की बात की थी, शायद जरदारी साहब उस 90 रोज़ की बात से और ऐलान से इत्तफाक नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ऐसी कोई बात नहीं है और जो जरदारी साहब ने इलेक्शन कमीशन पे एतमाद की बात की, ये तो बहुत पहले हमने बात भी की थी। हमने खुद जब इलेक्शन कमीशन से डेलीगेशन की सूरत में मिले थे और उससे पहले भी मैंने खुद बात की थी कि हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसकी टीम पे एतमाद है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि माजी में मुख्तलिफ ओहदों पर रहे हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपना जो है वो कंडक्ट किया है और यहाँ पर भी करेंगे। और हमने वहाँ पर बैठ के एक अच्छे माहौल में उनके साथ एक बातचीत की इलेक्शन के हवाले से, डिलिमिटेशन के हवाले से, और हमने कहा कि आप आइन और कानून के मुताबिक करें। और हमने ये भी कहा कि आप डिलिमिटेशन को थोड़ा सा जो है उसको स्पीड अप करें 90 दिन के अंदर ही इस चीज़ को, क्योंकि आपने पिछले साल ऑलरेडी डिलिमिटेशन की हुई है तो इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो आप इसको 90 दिन के अंदर इलेक्शन प्लस आप। लेकिन जरदारी साहब ने 90 रोज़ के ऊपर कोई जोर नहीं दिया जैसे बिलावल साहब कह रहे हैं।
देखिए, जरदारी साहब ने एक प्रेस रिलीज दी और बिलावल साहब प्रेस टॉक कर रहे थे। प्रेस टॉक में मुख्तलिफ सवालात बिलावल साहब से हो रहे थे, तो उसके लिए उन्होंने बड़ी तफसील से उसके ऊपर जो है प्रेस टॉक की। और अभी आज भी बिलावल साहब ने बदीन में एक प्रेस टॉक की है, उससे बड़ा क्लियर कहा है कि इलेक्शन हमारे सीसी के हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी और इस बात पे बात हुई थी। और ये जो जरदारी साहब ने बात की है या बिलावल साहब बात कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ, ये अभी वो बाय रोड लाहौर जा रहे हैं, 2-3 दिन में लाहौर वो पहुंचेंगे। जैसे ही पहुंचेंगे सीसी की मीटिंग होगी, उसके बाद हम बड़ा तफसीली एक एलामिया जारी करेंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। जो भी हमारे जो 90 दिन के हवाले से या इलेक्शन कमीशन की मीटिंग के हवाले से या इलेक्शन के हवाले से जो चीज़ें हैं वो सीसी ने फैसला करना है, उसके बाद हम आपको उस पर अपडेट करना है। फैसल साहब, मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आपने देखा और हुकूमत के बाद निकलने जैसे आप लोग निकले, ऐसा लग रहा है कि नून लीग भी आप पे इल्ज़ाम लगा रही है। मौलाना साहब ने भी जो अदम एतमाद के बाद की सूरत हाल थी उसमें आपको इल्ज़ाम दिया है कि आपकी वजह से इंतखाबात उस वक्त पर नहीं हो सके। तो क्या समझते हैं आप, क्यों इल्ज़ामात का रुख आपकी तरफ मोड़ने की कोशिश हो रही है, या वाकई ऐसा था कि आपका फैसला था कि इलेक्शंस ना हों? देखिए, मौलाना साहब ने ये बात की है कि अदम एतमाद ना होता और इलेक्शन हो जाता। इलेक्शन तो उस वक्त इमरान खान भी चाहते थे, पीटीआई के जो चेयरमैन थे उस वक्त इलेक्शन चाहते थे। कहते थे कि जी आप अदम एतमाद मुझ पे ना करें, मेरी जो है ये तौहीन ना करें, मुझे पता है कि अदम एतमाद कामयाब हो रही है, मैं असम्बली तोड़ के इलेक्शन कराना चाहता हूँ। और मौलाना साहब भी ये चाहते थे। तो क्या वो दोनों एक पेज पे थे उस वक्त? हम तो अदम एतमाद चाह रहे थे पहले दिन से। 2008 में जब ओथ नहीं ले रहे थे, बिलावल साहब ने पीएमएलएन और जेयूआई को एग्री किया और अपोजिशन को एग्री किया कि आप ओथ लें, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर हम जो है अपनी एक मुहिम चलाएंगे। फिर इन सब ने कहा कि इस्तीफे दें, हमने और हम पे ताने दे रहे थे कि जी आप सिंध असेंबली नहीं तोड़ना चाहते थे। अगर हम इस्तीफे दे दे तो ये पीटीआई की तरह हम सब रो रहे होते कि हमने इस्तीफे नहीं दिया, हमें वापस लेके आए, जैसे स्टे ऑर्डर ले रहे थे। हमने कहा नहीं, हमने अदम एतमाद के जमहूरी तरीके से खत्म करो। तो जमहूरी तरीके जब कामयाब हुआ तो आप मुझे बताएं मौलाना साहब के पास कितनी 4 बेहतरीन वजारतें थी। कोई अगर वो चाहते तो कह देते कि बस मुझे जो आपने देनी है दे दें, बस ठीक है मैं इत्तेहादी हूँ आपके साथ चलूंगा। आप वो पीडीएम के उस वक्त सदर थे और आप मुझे बताएं ना कि कौन कौन सी वजारतें, आपको याद है कि कौन कौन सी वजारतें थी उनके पास? मजहब अमूर, हाउसिंग, कम्युनिकेशन, सेफ्रॉन, टॉप क्रीम की वजारत उनके पास थी। तो सब एग्री थे। उन्होंने कहा था मैं 1 मिनट भी जो है पीटीआई के चेयरमैन को नहीं दूंगा कि वो हुकूमत करे। लिहाजा सब कुछ होने के बावजूद जब निगरान हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में आई, मेजोरिटी जो है वो जरा जेयूआई के थे और किस बेस पे निकाले गए वो भी आपको पता है। तो लिहाजा अभी वो कहते हैं कि नहीं नहीं अभी तो हम तो ये चीज़ें नहीं थी, हम तो इसे एग्री नहीं करते थे। और जहाँ तक पीएमएलएन की हमारे दोस्तों की बात है, वो पीएमएलएन के कुछ दोस्तों ने ऑलरेडी क्लियर कर ली है कि अगर वो चीनी की बात करते हैं, नवीद कमर साहब की बात करते हैं, कॉमर्स की बात करते हैं, तो वो ईसीसी में आती है। ईसीसी में जो है वो कैबिनेट पास करती है और एक रिलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम तो 10 वजारतें जो हमारे पास थी हम उसके जवाबदेह हैं, हम जवाब देने को तैयार हैं। बाकी वजारतें थी पीडीएम के साथ, तो बाकी वजारतें का वो जवाब दे, लेकिन हम कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और फिर अगर ऐसे बात है तो फिर हम बोलेंगे फलां वजीर ये था, फलां वजीर ये था, ये क्यों तबाह हो गया, ये क्यों महंगाई क्यों हो गई, बिजली क्यों गायब हो गई, चीजें। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो उसमें हो। लिहाजा जैसे जरदारी साहब ने बात की है कि हमें भी सियासत की बात इसी पे की है कि हमें एक दूसरे पे इल्जाम नहीं लगाने चाहिए, हमें अपनी इकोनॉमी के मुताबिक सोचना चाहिए। अच्छा, मुझे ये भी बताइए फैसल साहब कि आज भी खबर आई है कि निगरान हुकूमत जो है वो 1000 से ज़ायद लोग हैं जिनको नो फ्लाई लिस्ट के ऊपर डालना चाह रही है। और कुछ ऐसी खबरें भी आ रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे रहनुमाओं के खिलाफ भी कोई ऐसी कार्रवाइयाँ शुरू हो रही हैं और उनके गिर्द भी कानून का घेरा तंग होगा, बहुत सारी इंक्वायरीज ओपन होने वाली हैं। आपके पास भी कोई ऐसी इतलात हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पे क्या मौक़िफ़ है? अगर निगरान हुकूमत जो है वो इस तरह के कोई स्टेप्स लेगी आप लोगों के खिलाफ, अगर नैब एक्टिव होती है आपकी जमात के लोगों के खिलाफ, तो क्या मौक़िफ़ होगा पीपल्स पार्टी का और क्या वजह आपको इसकी नज़र आती है? देखिए, ये चीज़ें हम आपके ज़रिए सुनते हैं, टीवी चैनल्स के ज़रिए सुनते हैं, अखबारात में देखते हैं। पहले ये था कि सुन रहे थे कि जी जो है वो नो फ्लाई लिस्ट में नाम है, फिर हमारे चंद वज़रा बाहर गए, फिर कहे कि जी उन चले गए, अब वापस आ गए, तो कहते वापस बुला लिया गया। प्रेसिडेंट ज़ारी साहब जब दुबई गए अपने नॉर्मल उनका जो आंखों का ऑपरेशन उसके चेकअप के लिए गए, क्या उनको कह दिया गया कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं। अब जब वापस आ गए तो कहते वापस बुला लिया गया है। तो कोई एक बयाने पे आ जाए ना हर मिनटों बाद। और जहाँ तक बात है दो फ्लाई लिस्ट की या जो भी है,
शेयर होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मीडिया में आने चाहिए, अखबार में आने चाहिए। अगर उसमें जिसका नाम है वो अपने लीगल जो है उसके पास राइट्स हैं कि वो अपने जो है उसके पास जाए और अपनी लीगल कार्रवाई करे। और जहाँ तक नैब का है, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, अगर आप गलत है तो आपके खिलाफ भी होनी चाहिए। लेकिन नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, पार्टियां तोड़ने के लिए, पार्टियों को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अगवा बर तवान के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, जो गलत लोग हैं बिल्कुल, आप चाहे वो मेरी पार्टी में, चाहे किसी और पार्टी में, चाहे किसी इदारे में है, कि चाहे किसी और इदारे में है, उनकी अगर मैं समझे नजरिया जरूरत के तहत जो है वो जो है चीज नहीं होनी चाहिए, बल्कि जेन्युइन होनी चाहिए। आखिर में मुझे ये बता दीजिए कि जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, कुछ हमें वकला भी एक्टिवेट होते हुए नज़र आते हैं 90 रोज़ के लिए। वो कहते हैं कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस के लिए हम तहरीक चलाएंगे। और अदलिया भी कल आपने देखा फैसला आया, उन्होंने कहा जी कि सवाल करेंगे अगर आप किसी जज के कंडक्ट के ऊपर, या वो जो मुबैना ऑडियो लीक्स थी तो उन्होंने उसको अदालत पर और आज़ाद अदलिया पर और सुप्रीम कोर्ट पर हमला करार दे दिया। और फिर आज हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि सदर ने आर्मी एक्ट के ऊपर और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर दस्तखत नहीं किए, लिहाजा इनको कलअदम करार दिया जाए। तो इन दोनों मामलात पे आपकी क्या राय है और पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, अगर वो वकला तहरीक चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं नवीन इलेक्शन के लिए, वो उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। जो जमात कर रही है पाकिस्तान की, उस पार्टी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि हमारे सीसी में डिस्कस हुआ था। उसके बाद हमने प्रेस टॉक में बात की। अभी भी हम सीसी बहुत जल्द जो है वो लाहौर में करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद हम वो डिस्कशन जो भी होगा उसके बाद हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आएंगे। अभी हमारा कोई फैसला नहीं हुआ कि हमने क्या करना है, हमने तहरीक चलानी है, हमने अदालत से रब्ता करना है, हमने क्या करना है, उस पर वो नहीं है। अब जहाँ तक ये चीज़ें हैं, देखें, एक बड़ा ही मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक अमर है कि इतना एक बड़ा ऑफिस जो प्रेसिडेंट साहब का ऑफिस होता है, उसमें चाहे जो भी बंदा बैठा है, उससे मेरे तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर होंगे, बहुत ही होंगे, लेकिन आप उस ऑफिस की बेतौकीरी ना करें। कभी आ रहे हैं कि जी दस्तखत हो गए हैं, कभी कह रहे हैं मुझसे बाईपास हो गए, दस्तखत हो गए, कभी कह रहे हैं फाइलें पड़ी हैं। तो ये चीज़ हम किसे जो है वो स्टेटमेंट्स में समझता हूँ कि बहुत गलत बात है। एक प्रेसिडेंट होना चाहिए कि मैंने दस्तखत कर लिए या नहीं किया। अगर मैंने वापस कर दिए तो मैंने ये रिजर्वेशन मेरे थे, मैंने इसके ऊपर ये एतराज़ करके वापस कर दिए। कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि बड़ा अफसोसनाक हमारा है कि अभी हम जो है प्रेसिडेंसी के इस एलामिये जो होते हैं उनके उनमें फंसे हुए हैं। प्रेसिडेंट का जो 5 साल है वो कल पूरे हो गए हैं। अब जो है वो एक बोनस इनिंग जो है वो डेज हैं उसके वो चल रहे हैं जब तक नए प्रेसिडेंट नहीं आते। ऐसे बड़ा अफसोसनाक चीज़ है कि हम इसको देखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफिस से भी इस किस्म की एक जिम्मेवार ऑफिस है, इस किस्म के बयान आना शुरू हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, हमसे बात कर रहे थे जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा की आपने गुफ्तगू सुनी है। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और नून लीग के अंदर बहुत सारी लड़ाइयों की खबरें और दावे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे सीनियर रहनुमा कह रहे हैं कि नून के अंदर की जो जंग है उसकी जिम्मेदारी वो पीपल्स पार्टी पर डालना चाहते हैं। कुछ इस हवाले से भी उनसे पूछेंगे और इलेक्शन में जाने के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, आपने हमें वक्त दिया। जैसे PTM की हुकूमत ख़त्म हुई, हम देख रहे हैं कि सारी जमातों के सरबराहान एक दूसरे पे और जो बाकी साबिक वफाकी वज़रा हैं वो भी एक दूसरे पे जिम्मेदारी डालना शुरू हो गए हैं। आप जो हैं वो नाकामियों की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पे डाल रहे हैं। एहसन इकबाल साहब ने कहा जी कि चीनी वाला मसला तो वफाकी वज़ीर तिजारत जो थे नवीद कमर साहब उन्होंने किया, वो कह रहे हैं आपने किया। तो ये क्यों ब्लेम गेम और ब्लेम शिफ्ट करना शुरू हो गए आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एहसन इकबाल की अगर आप स्टेटमेंट सुने तो उन्होंने ये कहा कि एक्सपोर्ट की इजाज़त की जो समरी थी वो कॉमर्स मिनिस्ट्री की थी और उनके पास ज़्यादा बेहतर वजूहात होंगी अगर उनसे पूछ लिया जाए। तो उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। बेशक फैसला ECC का था और फिर कैबिनेट ने एंडोर्स किया, तो हमने तो किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाए। ना हमारी ऐसी सियासत है कि हम लगाएं। जो फैसले हुए कलेक्टिवली हुए उसमें सब लोगों की मुशावरत शामिल थी और आगे भी आप देखेंगे कि हमारी तरफ से ऐसी सियासत नहीं की जाती। लेकिन मैं समझता हूं क्योंकि अब कोalition नहीं रही और अब वो जिम्मेदारियां भी इकट्ठी नहीं है, तो हर बंदा, इलेक्शन भी आ रहे हैं तो हर बंदा अपना अपना मंजन जरूर बेचने की कोशिश करेगा, लेकिन अवाम जो है वो बहुत रिसेप्टिव है। अब मिसाल के तौर पे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में अगर आपने सेंसस की हामी भरी कि सेंसस के मुताबिक, नए सेंसस के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, अब आप जितना मर्जी कहें कि 90 दिन में इलेक्शन
हो जाए, 90 दिन में इलेक्शन हो जाए। अब तो 60 दिन रह गए हैं, तो इलेक्शन के कोई आंसर भी नहीं नजर आ रहे कि 60 दिन में इलेक्शन हो। भी राणा साहब वहाँ पे भी दो राय हो गई ना। आप जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, बिलावल साहब कह रहे हैं 90 रोज में होने चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा आज जरदारी साहब ने इलेक्शन कमीशन पर ना सिर्फ एतमाद का इजहार किया, बल्कि वो 2 कदम और आगे गए। उन्होंने निगरान हुकूमत से ये कहा है कि जी SIFC का जो एजेंडा है, जो प्रोग्राम्स हैं मईशत की बहाली के, वो उन पर जल्द अज जल्द काम करें। तो इसका मतलब है कि जो इलेक्शन कमीशन कहेगा जरदारी साहब उसके साथ हैं। तो हमें पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो किसकी तरफ आपके ख्याल में देखना चाहिए, बिलावल साहब का या जरदारी साहब का? देखिए, वो मेरे ख्याल से वो 2 ऑडियंसेस को दोनों जो लीडरान हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। बिलावल साहब अवाम के लिए कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन, और जरदारी साहब एक मखसूस ऑडियंस को कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है। तो वो सबको खुश रखना चाहते हैं। मेरे ख्याल से ये उस सियासत पे तर्ज पे चल रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ तो बड़ा क्लियर है। देखें, हमने तो सेंसस नोटिफाई किया और हम उसको ओन करते हैं। हम समझते हैं ये अगर हो जाए तो बेहतर होगा कि इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस कर दे, चाहे वो जनवरी एंड की हो, फरवरी के शुरू की हो, वो डेट अनाउंस कर दे, ताकि ये जो एक गोमगो की सूरत हाल है, कंफ्यूजन है, अभाम है, वो दूर हो जाए। तो डेट वो डीलिमिटेशन के बाद की अगर अनाउंस कर देते हैं, वो आज कर सकते हैं, तो इससे मैं समझता हूं कि स्टेबिलिटी, एक जो नेशनल डिबेट है उसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि खुर्शीद शाह साहब ने इंटरव्यू दिया, हमारी एक कुलीग हैं सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी साहबा को, उन्होंने कहा कि नून लीग के अंदर बड़ी जंग है और उस जंग का मलबा हमारे ऊपर डालना चाहते हैं। वाकई है कोई जंग? क्योंकि ये बड़ी पुरानी बात हो गई है कि नून के अंदर एक तकसीम है। उन्होंने ये भी कहा, और पीपल्स पार्टी के दीगर लोग भी ये कहते हैं कि आपके तो वज़ीर आपस में सिर्फ लड़ाई कर रहे थे और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इत्तेहाद बचाने के साथ साथ अपने वज़रा को और अपनी पार्टी के अंदर जो तकसीम थी उसको काबू करने की कोशिशों में बेचारे लगे रहते थे। तो क्या लड़ाई है नून लीग के अंदर? देखें, ये तो मुझे भी नहीं पता ये कौन सी जंग है जिसका तस्करा होता रहता है, नून से शीन निकल आएगा, लेकिन ना ये जंग कभी मीडिया पे आई, ना ये जंग कभी बाजार में आई, ना ये जंग जो है वो एक दूसरे के सामने हुई। ये जंग जो है वो लोगों की ख्वाहिश हो सकती है, लोग चाहते हैं कि कोई इस तरह की तकसीम हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल से जो हमारी पार्टी है वो बड़ी मैच्योर है इस लिहाज से। हमारी लीडरशिप जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से इख्तिलाफ अगर वो करें किसी मुद्दे पे वो करते हैं, और बहुत सारे फैसलों पे एक दूसरे से इख्तिलाफ होता है, लेकिन वो इख्तिलाफ बंद कमरे में होता है, और जमात जब कोई फैसला कर ले तो सब लोग उसके साथ खड़े होते हैं। और इसी तरह अगर ये इशारा जो है वो हाउस ऑफ नवाज और हाउस ऑफ शहबाज का है, तो आप यकीन माने जो जंग 35 साल में कोई दरार भी ना नजर आ सकी, तो अब क्यों आएगी? ऐसी कोई बात नहीं है। ये जमात मुत्तहिद है मियां नवाज शरीफ के छतरी के तले, और जहां उन्होंने वो पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, हम उनकी लीडरशिप को मानते हैं, उनके फैसलों को भी मानते हैं। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब जी। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कुछ वकला तंजीमें क्या इस वक्त सोच रही हैं, और जो कौंसल्स के इजलास हुए हैं, जो अलामिया सामने आए, क्या पाकिस्तान में कोई नई वकला तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है या नहीं। स्टे ट्यून्ड। हमारे साथ मौजूद हैं हसन रज़ा पाशा साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। हसन साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में एक नई वकला तहरीक की बात हो रही है और उसका इशारा लोग कर रहे हैं ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन। तो ये ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन था, यहाँ पर जितनी भी तंजीमें हैं वकला की, उन सब की नुमाइंदगी मौजूद थी। एक तो देखें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो नुमाइंदा तंजीम है वो है पाकिस्तान बार काउंसिल, और उसके साथ प्रोविंशियल बार काउंसिल्स हैं, इस्लामाबाद बार काउंसिल है, ये वो हैं जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, और ये सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम है। इनमें से सिवाय सिंध बार काउंसिल के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी, बाकी कोई भी बार काउंसिल उसने शिरकत नहीं की। और प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार भी एक लाहौर के जो बार काउंसिल के ओहदेदारान हैं उन्होंने शिरकत नहीं की, या मेंबर्स ने भी नहीं की, यानी कि एज अ बार आप लोगों ने शिरकत नहीं की? बार काउंसिल के जो ओहदेदार हैं वो, और बार काउंसिल के जो अक्सरीती
जो जीते हुए जो ग्रुप है उनमें से किसी ने नहीं की। देखिए, पाकिस्तान बार काउंसिल के 23 मेंबर्स हैं टोटल, और 23 में से 17 एक साइड पे है और 6 दूसरी साइड पे है। तो उन 6 में से 3 जो हमारे 3 या 4 दोस्त हैं उन्होंने शिरकत की है। सही, तो इसको फिर ऑल पाकिस्तान वुकला कन्वेंशन ना समझा जाए, फिर ये किसका कन्वेंशन था? देखिए, सुनने में यही आया कि वहाँ पे जो नाराबाजी हुई है वो एक पॉलिटिकल जमात के लीडर के हक में नाराबाजी भी हुई है, और उसमें उस जो उनका फोरम है लायर्स फोरम, उसके अहदेदारान ज़्यादा तादाद में मौजूद थे। तो वो एक पार्टी के जो है नुमाइंदा होके रह गए थे। हम ये समझते हैं कि वुकला का नुमाइंदा कन्वेंशन वो होता है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी से तल्लक रखने वाले जो लॉयर्स हैं और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो शिरकत करते हैं। तो अब ये मैं अब आप ही खुद ही इसका फैसला कर लें कि उसको क्या कहेंगे। सही। असल साहब, ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में वुकला तहरीक चलाएंगे 90 रोज़ में इंतखाबात के मुतालबे के हवाले से भी, और जाहिर है इस पे बहुत सारी दरख्वास्तें भी गई हुई हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब जो हैं वो भी एक दरख्वास्त लेके गए हुए हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल का जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है इस पर वो क्या है? आप लोग भी 90 रोज़ में इंतखाबात के लिए अगर तहरीक चलाई जाती है तो आप समझते हैं कि वो वाकई एक तो वुकला की तहरीक होगी पूरे पाकिस्तान में, या वो फिर किसी एक जमात या किसी एक ग्रोह की तहरीक चलेगी, अगर चलेगी तो? तंजीला बात ये है कि 90 रोज में इलेक्शन कराने का मुतालबा न सिर्फ पाकिस्तान बार काउंसिल का है बल्कि 5 तारीख को ऑल पाकिस्तान लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस हमने इस्लामाबाद में मुनक्किद की, और उसका मुतफिका मुतालबा यही था कि 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन की डेट अनाउंस होनी चाहिए। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को हमने ये कहा कि आपको मशवरा लेने की जरूरत नहीं है किसी से भी, आप इलेक्शन का अनाउंस करें। तो ये तो है वो बात जिसके मुतालबे के पे हम अभी तक कायम हैं, और हम इंशाल्लाह आइन के मुताबिक ही बात करेंगे। जहाँ तक तहरीक का तल्लक है तो तहरीक चलाने की बात ना हमने की है और ना ही प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी साहब ने की है। ये तहरीक चलाने वाली जो बात है आप देख लें कि उन सीनियर दोस्तों ने की है जो कि कोई इस वक्त किसी इलेक्टेड बॉडी की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। तो हम ये समझते हैं कि तहरीक अगर चलानी है तो वो पॉलिटिकल पार्टीज ने चलानी है, क्योंकि मेन स्टेक होल्डर्स वो हैं, उन्होंने असेंबली में जाना है, और हम अलबत्ता आइन के मुताबिक जो भी सूरत हाल होगी उसकी निशानदेही करते रहेंगे और उनको गाइड करते रहेंगे, उनके साथ खड़े भी हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त लॉयर्स मूवमेंट चलाने का अभी कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही, और ना ही कोई हमने इस किस्म का फैसला किया है। अच्छा हसन रज़ा पाशा साहब, ज़रा अदालती जो कार्रवाई है इस वक्त और जो माहौल है कुछ उसकी बात भी कर लेते हैं। एक तो ये बताइए कि कल जो फैसला आया सामने उसमें ये कहा गया कि ये अदालत पर एक तरह से दबाव था और हमला था आज़ाद अदलिया पर, जो कि ऑडियो लीक्स कमीशन की तहकीकात के ऊपर तफसीली फ़ैसला था। आप इस बात से एग्री करते हैं? इस सारे मामले में ज़ाहिर क्रेडिबिलिटी तो सवालिया निशान बनी है अदालत की भी और उन जजेस हजरात की भी जिनका जिक्र था उन मुबैना ऑडियोज़ में। किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं और ऐसे लग रहा है कि सारे मामले को अंडर द कारपेट करने की ही कोशिश है, और शायद मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब जो जाने वाले हैं, उनकी मुद्दत पूरी होने वाली है, वो भी यही कर रहे हैं कि उस मामले को उन्होंने दबा दिया है कि उसके ऊपर सवाल उठाना आज़ाद अदलिया पर सवाल है। देखिए, एक तो मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ ये बात करूंगा कि ये कहना कि अगर किसी फरीक ने बेंच की फॉर्मेशन पे और किसी मखसूस जज साहब के कोई ऑब्जेक्शन रेज किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अदलिया पे हमला है। ये मैं समझता हूँ कि ये कोई इतना अच्छे और मुनासिब अल्फाज नहीं थे उन लोगों के लिए जो कल किसी वजह से किसी जज को बायस्ड होने की वजह से अगर ये मुतालबा करेंगे कि इनको बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए या वो अपना केस उन की सुनवाई उनसे नहीं करवाना चाहते, तो ये जजमेंट आड़े आएगी। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये आइन के जो दी गई बुनियादी हकूक है उनके मुनाफी है। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर शामिल करेंगे प्रोग्राम में एक और ब्रेक
कुछ की इकॉनमी के लिए कुछ बहुत अहम, बड़े लाजमी और बहुत तवील अरसे से रुके हुए मामलात पर बात कर रही है निगरान हुकूमत। उसका क्या आउटकम होगा, क्या नतीजा होगा, पाकिस्तान की मईशत को वापस पटरी पर लाने के लिए इनिशिएटिव्स कितने अहम हैं, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद करते हैं और आखिर में बात करते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। डॉक्टर नजीब ने हमें ज्वाइन किया, किसी तारफ के मोहताज नहीं, मुल्क के मायनाज इकॉनमिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, SAIFC काफ़ी कुछ प्लान कर रही है और ऐसे एजेंडा का ऐलान कल किया गया है जो बहुत लॉन्ग टर्म एजेंडा है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज ऐसी लग रही है निगरान हुकूमत की कि शायद वो अभी फ़ौरन ये चीज़ें करना चाहते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि निजकारी का मामला ज़ाहिर है एक बहुत लंबा अरसा हम इस पे बातचीत करते रहे लेकिन हम कर नहीं पाए, आपको लगता है कि ये इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स को इनिशिएटिव लिया जा सकता है? निगरान हुकूमतों के मैंडेट को भी देखें, उनके पास जो वक्त है उसको भी देखें। तंजीला साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखें, एक तो बात यह है कि हमें ये याद रखना है कि पाकिस्तान नहायत ही ना सिर्फ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन में है बल्कि चैलेंजिंग इकोनॉमिक सिचुएशन में। अब इसमें हम वेट एंड सी तो कर सकते हैं, बट हमें एक्सटर्नल फ्लोज की भी ज़रूरत है, उसके बगैर बात बनेगी नहीं। आपको पता है हम IMF के प्रोग्राम में हैं, उधर से पैसे ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से पैसे ले रहे हैं, कमर्शियल पैसे ले रहे हैं, ये सब काम तो हमें करने हैं। बट ये प्राइवेटाइजेशन जो है ना तंजीला, मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये लोग कह रहे हैं जैसे कि हम अभी इनिशिएट कर रहे हैं, मैं ये सुन रहा हूँ गुफ्तगू 25-28 साल से ये जो आपका फेस्को है, जो डिस्को जो हमारा फैसलाबाद का है, ये प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पर है। ये तो हमने कोई नई चीज तो इनिशिएट करनी नहीं, इन्होंने उसको पुश करना है, जो पुश हम शायद पॉलिटिकल गवर्नमेंट में इसलिए नहीं कर पाते कि उसमें बहुत सी कबातें आ जाती हैं। सो प्राइवेटाइजेशन का ये एजेंडा, इसमें फिर आपके लो हैंगिंग फ्रूट में फॉर एग्जांपल ये 2 RLNG प्लांट्स हैं, उसमें किया जा सकता है, उसको आगे बढ़ाना है। मैं नहीं कहता कि शायद ये डिस्को बेच दें, पर अगर डिस्कोस की कोई FA की अपॉइंटमेंट है उसके आगे बढ़ें। जो डिस्कोस ऑलरेडी इन द पाइपलाइन है उसमें देखें कि उसमें क्या कबातें हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं कि जमीन शायद डिस्को के नाम नहीं है तो वो जमीन डिस्को के नाम करवाएं। अभी आप पंजाब गवर्नमेंट को कह सकते हैं। सो कहने का मकसद यह है कि दे हैव टू मूव ऑन दीज थिंग्स। हमें हर एक ने ना तंजीला अपना थोड़ा थोड़ा पार्ट प्ले करना है ताकि पीस बाय पीस, कतरा ब कतरा हम समुंदर बनाने की तरफ जाएं। मेरा ये इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ये सोच रही थी कि जाहिर है आपने एक बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स वो कर नहीं पाई, जाहिर है उनकी कबाहतों से ज़्यादा पॉलिटिकल जो मसलहतें हैं ना, सियासी मसलहतें, वो उनके आड़े आती रही हैं। लेकिन अब जो एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है कुछ जमातों की, आपका ख्याल है कि फिर वो कल इसी निजकारी के फैसले पे सियासत भी करेंगे, फिर वो इसके खिलाफ हो सकता है एहतजाज भी करते हुए दिखाई दें? तो मुझे कुछ उससे ज़रा मैं हो रही हूँ कि क्या कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है सियासी जमातों की, इसीलिए निगरान हुकूमतों को एम्पावर किया गया था? क्योंकि मेरे ज़रा ये कहते हैं कि जब दुबई में मुलाकातें हो रही थी तो वहाँ पे कुछ मुआशी इस्लाहात के ऊपर अंडरस्टैंडिंग हुई है। डू यू थिंक ऐसा हुआ है? तंजीला, आई थिंक वी हैव कम टू दैट स्टेज कि अगर उठेंगे नहीं ना, PIA को निजकारी में नहीं लेके जाएंगे, अगर बिजली के निज़ाम को अब नहीं प्राइवेटाइज करेंगे तो ये बैठ जाएगा और मुल्क को भी बिठा देगा। मैंने ये 2 मिसालें इसलिए दी हैं कि हर इंसान को ये अफेक्ट करती है। देखिए ना, कुछ कामयाब मिसालें भी तो आपके सामने है ना। इन्हीं सियासी जमातों ने मिलकर आपका वो टेलीकॉम का सेक्टर बनाया कि मैं आज पेरिस बैठ के भी आपसे कंफर्टेबली बात कर रहा हूं और हम उसी स्पीड पे हैं, आप भी कंफर्टेबल हैं, मैं भी कंफर्टेबल हूं। सो थिंक अबाउट दैट। टेलीकॉम के 4-5 कंपेटिटिव प्लेयर्स हैं, आप जाके जिस मर्जी से अपना कनेक्शन लीजिए। हमने अपनी बैंकारी को ये सहूलत दी। आज मैंने अपना क्रेडिट कार्ड, दुनिया में मैं कहीं भी बैठा हूं, मैं टिक टिक करता हूं, उसको पाकिस्तान के क्रेडिट कार्ड को ऑन करा सकता हूं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि एक जनरल कंसेंसस बहुत लेट डेवलप हुआ है कि हम बिजली का सेक्टर चला नहीं सकते, हम PIA को चला नहीं सकते, हम इनको जब बस दिस इज वेयर वी स्टैंड। सो मैं इसको इस तरह समझता हूँ, मतलब आई कैन से कि मुझे बहुत तकलीफ है कि बहुत देर कर दी हमने ये करते करते, इतने बड़े नुकसान कर दिए। तंजीला, आज ये सोचिए कि बिजली के सर्कुलर डेट की तो आप 2500 अरब की बात करते रहे हैं, पर आज अगर मैं आपको कहूँ कि 2700 अरब का सर्कुलर डेट गैस में भी खड़ा हो गया है और 5400 अरब रुपया, 18 अरब डॉलर का ये डेट है, तो आप तो हिल जाएंगी। आप कहेंगी कि IMF से 3 अरब डॉलर लेने और 18 अरब डॉलर यहाँ देने।
थिंक अबाउट दीज थिंग्स। अब एस्टैब्लिशमेंट को शायद ये जो एग्जिस्टेंशियल इकोनॉमिक चैलेंज मुझे ये भी बताइए, सॉरी, आपने एग्जिस्टेंशियल चैलेंज की बात की है। एक जो बार बार अभी बात सरफेस कर रही है और आर्मी चीफ बहुत ज़्यादा उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए दिखाई देते हैं अपनी गुफ्तगू में, जो उनकी पब्लिक डोमेन में गुफ्तगू है ऑन रिकॉर्ड। वो कह रहे हैं जी कि कोई आएगी ऐसी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में, कोई अरबों डॉलर्स आने वाले हैं। हमारे पास जो मालूमात हैं, शायद हम जो सॉवरन फंड्स हैं अबू धाबी के, कतर के, सऊदी अरब के, वहाँ पे दुनिया के बड़े सॉवरन फंड्स हैं इन तीनों मुल्कों के पास, जिनके साथ हमारे ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। तो यू थिंक कि ये मामला भी कहीं आगे बढ़ने वाला है और ये जो फैसिलिटेशन काउंसिल है दे कैन डू वंडर्स, जिस तरह का वो इजहार करें, मतलब मुमकिन है, मैं मुमकिनात की बात कर रही हूँ। तंजीला, मैं अपना मोबाइल देख रहा था, इसलिए नहीं कि मैं आपके प्रोग्राम से अपनी नज़र उठाना चाह रहा हूँ, बट मैं इसलिए देख रहा हूँ कि मैंने एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट मैंने वर्ल्ड ये जो हमारा वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसका एक आर्टिकल ट्वीट किया है। वो ये कहता है कि जो मिडल ईस्टर्न सॉवरन फंड्स हैं वो इस वक्त दुनिया के नए सबसे बड़े कैश इन्वेस्टर्स दुनिया में बनने जा रहे हैं। मेरी गुजारिश ये है कि अगर जिस दोस्तों से हमारी दोस्ती है और जिनसे हम पैसे मांगते रहे हैं IMF को सप्लीमेंट करने के लिए, अगर उनको कहें कि वो कोऑपरेटिव फार्मिंग आके करें, वो कॉर्पोरेट फार्मिंग आके करें, वो रेकोडेक में इन्वेस्ट करें, रिफाइनरी अगर एक पुराना प्रोजेक्ट हो गया तो जो नए हमारे बिजली के सहूलियात हैं उसमें इन्वेस्ट करें। अगर कतर के पास RLNG है तो वो हमारे RLNG प्लांट्स खरीद ले। इसमें कौन सी ऐसी बात हम बता रहे हैं जो कि अनहोनी है? अच्छा, अब इसमें ये जरूर बात हो सकती है कि हम उन एरियाज में चाहते हैं इन्वेस्टमेंट आए जिनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल हो। सीपेक की जो इन्वेस्टमेंट आई है मुल्क में, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया है, बट चूंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपोर्ट नहीं पिकअप की, एक डिफिकल्टी आ रही है मुल्क में। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलावा हमें इस वक्त इन्वेस्टमेंट जो है सबसे ज्यादा वहां लानी है। कहाँ की बात हो रही है? एग्रीकल्चर में मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स दे सकता हूँ, मैं प्रीव्यू हूँ SIFC क्या करने जा रही है। 9 मिलियन हेक्टेयर्स है पाकिस्तान में जो कि इस वक्त कल्टिवेट नहीं हो रहा, 24 मिलियन हेक्टेयर्स कल्टिवेट हो रहा है। सो मैं भी चाहूंगा कि यार बाकी 9 मिलियन को भी इस धारे में लाएं ताकि फूड बिल पाकिस्तान का इंपोर्ट कम हो और हम फूड बास्केट बने कि हम दुनिया को कुछ दे सकें और अपनी फूड सिक्योरिटी इंश्योर करें। हम हमारे 95% जो छोटा डोमेस्टिक एग्रीकल्चरिस्ट है उसकी मदद भी SIFC को करनी है। उसमें आपने उनको टेक्नोलॉजी भी देनी है, आपने उनको सीड भी देना है। ये काम तो सारे ऐसे हैं जो कोई सरकार जो पिछले 20 साल से सोच भी रही है पर हम कर नहीं पा रहे। क्या हम ये काम कर पाएंगे इज द एक्चुअल थिंग। इसमें इंटेंशन को तो कोई डाउट कर ही नहीं सकता। इसी तरह पाकिस्तान के मादनियात तो है ना, छोड़ कि कितने अरब डॉलर के हैं। मैं कहता हूं कि बैरक ने ये तो देखा है ना कि वहां पे कॉपर है जो 28 में निकल आएगा, तो अब वो जब निकलेगा वो एक्सपोर्ट होगा, उसके इर्द गिर्द भी आइडेंटिफिकेशन है। आगे बढ़िए, हम तो नहीं कर सकते ना। BHP बुलेटिन, बैरक गोल्ड, रियो टिंटो, ये दुनिया के बड़े प्लेयर्स हैं, वो हैव टू कम एंड डू इट। सो मैंने ये चीजें आपके सामने इसलिए रखी हैं कि पहले हमने अच्छी बात की कि हमें अपना घर तो ठीक करना है, हमें अपनी पैदावारी सलाहियत ठीक करनी है, हमने अपने SOEs को बेचना है, हमने एनर्जी का निजाम ठीक करना है, पर दुनिया को यह भी कहना है कि यार हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट के अलावा बाकी सब चीजें मांगते रहे हैं। अब हम ये मांगने आए हैं कि यार प्लीज कम एंड इन्वेस्ट इन दीज 2 एरियाज, बाकी सब एरियाज को छोड़ दें आप। डिफेंस अच्छा, लेकिन खाकान साहब, मुझे जो ज़्यादा जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़ाहिर है इन सारे प्रोजेक्ट्स को आगे ले जाने के साथ लाज़िम व मलज़ूम चीज़ है। मुझे आखिर में ये बताइए कि आपको लगता है कि ये आगाज़ अगर कर जाती है निगरान हुकूमत और कुछ पॉलिसी साजी ऐसी हो जाती है, कुछ हमने अभी देखा कि हमने कोई लेजिस्लेशन की है, कुछ हमने सिक्योरिटीज़ दी हैं इस तरह की इनिशिएटिव्स को, तो हम राइट डायरेक्शंस में फ़ैसले करने जा रहे हैं, या कहीं पे ये प्रॉब्लम आएगा कि शायद ये इस्टेब्लिशमेंट के करने के काम नहीं। हालांकि माजी में भी इस्टेब्लिशमेंट ये काम करती रही है। IMF को ऑन बोर्ड करना हो, कहीं से इन्वेस्टमेंट लानी हो, कैरी लूगर बिल को एग्जीक्यूट कराना हो, हर जगह पे हमने देखा इस्टेब्लिशमेंट historically been involved in economic management of the country। लेकिन आपको लगता है कि अभी शायद हमें इसको पोलिटिसाइज नहीं होने देना चाहिए और पुश करना चाहिए? देखिए, मैं कुछ बातें आपके सामने रखता हूँ। पहली तो ये बात है कि पाकिस्तान को जिस तरह का इस वक्त चैलेंज है, एवरीवन हैज टू स्टार्ट पुलिंग इन वन डायरेक्शन, इसमें कोई शक नहीं हो सकती। पॉलिसी मेकर्स को भी अब आगे की बात करनी है ना, मैं रियर व्यू में देखता रहूं उससे क्या होगा।
पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इसमें लीडरशिप का किरदार अदा करें, वो एग्री करें इस बात पे कि वो भी रिफॉर्म एजेंडे को आगे लेकर चलेंगी। इस्लाहात की बात ही हमने अभी तक, मैंने और आपने इस्लाहात के अलावा कोई गुफ्तगू नहीं की है, वो इसको आगे लेके चलेंगी। वो अपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट लोग लाएं। मैं तो ये बारहा कहता हूं कि पाकिस्तान इज इन अ कॉम्पिटेंसी क्राइसिस, उसको कहीं बाहर से आके हम मल्टीलैटरल से या एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेके फिल करने की कोशिश करते हैं। वो ये लोग लाएं, वो मेरे जैसे कई लोग कई इंडस्ट्रीज में लाएं, बजटिंग ठीक करें, पाकिस्तान की एनर्जी को ठीक करें, FBR की टैक्स की कलेक्शन, वो करें ये काम। और जो एस्टैब्लिशमेंट का काम है ना, मिलिट्री एंड सिविल, ये ना भूलिए कि ये बहुत सा काम सिविल ब्यूरोक्रेसी ने भी करना है, वो इसको बैकस्टॉप करें और उनके अहकामात को आगे लेकर चलें। और पॉलिटिकल सर्टेनिटी पे मेरा एक बड़ा क्लियर व्यू है कि एक इलेक्शन की डेट अनकरीब आ जानी चाहिए, उससे हमें मूव करना है इनटू दैट काइंड ऑफ फ्रेमवर्क जिसमें एक इलेक्शन होगा। ये एक सिलसिला प्राइवेटाइजेशन का पहले भी चल रहा था, आगे भी चलना है, अब हमें इसको जोर से चलाना है। और मैं और आप एज इन्फ्लुएंशियल पीपल इन आवर ओन स्फीयर्स मस्ट से कि यार हम PIA का नुकसान नहीं बर्दाश्त करना चाहते। हम चाहते हैं कि बिजली घर जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जाएं, हम चाहते हैं कि मार्केट क्रिएट हो। हम यही गुफ्तगू करते रहेंगे तो सबको रियलाइजेशन आएगी। लोग घबराते हैं रिफॉर्म से, याद रखिए कि रिफॉर्म, मेरा ख्याल है कि आपने इलेक्शंस का जिक्र किया है, तो वो ख्वाजा साद रफीक साहब के बयान देने से काफ़ी नहीं हो जाता है कि इनको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, बल्कि आपको पॉलिटिकल पार्टीज के मंशूर में भी ये इस्लाहात का एजेंडा लाना चाहिए। अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी का विजन सिर्फ बयानात में नहीं देना, बल्कि आपको कोई रोड मैप भी देना होगा। यू थिंक दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट? लास्ट कमेंट आपसे खाकान साहब। तंजीला, एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज मैच्योर पीपल हैं, इनको सबको बाहर बैठ के हायर करने चाहिए लोग, उनको पैसे देने चाहिए और माइक्रो लेवल पे, ऐसा नहीं कहेंगे हाँ इंशाल्लाह प्राइवेटाइज करेंगे। आप देखिए कि कौन से अदारे राइप हैं ये करने के लिए। एक मिसाल दे रहा हूँ, रिफॉर्म प्राइवेटाइजेशन है, कीमत बढ़ाना नहीं है, और ये इनके लिए ही अच्छा है, एस्टैब्लिशमेंट के लिए अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है और लोगों के लिए अच्छा है। एंड दैट इज द वे वी वांट टू मूव ऑन दिस कंट्री। थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान नजीब की आपने गुफ्तगू सुनी जी। इस वक्त इस्लाहात की बात हो रही है और मैंडेट पे सवाल हो रहा है। मैंडेट पे सवाल से ज़्यादा आई थिंक ज़रूरी ये है कि नीयत को देखा जाए। अगर नीयत ये है कि पाकिस्तान का मौशी बहरान हमने ख़त्म करना है, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर लेके आना है, तो फिर सारे ही जो प्लेयर्स हैं, जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, बिजनेस के लोग हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, हमारी पॉलिटिकल एलीट है, इन सब को मिल के और आवाम का जो वक्त और पैसा और उम्मीदें हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान को आगे ले जाना है। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज़।